चलिए आज हम लोग 12th फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रो अस्थिर विद्युत। देखिए ये हमारे सिलेबस में 8 नंबर का आते हैं, जिसको हम लोग पढ़ने पे 8 नंबर आएगा। देखिए हम कहते हैं क्या, पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रो अस्थिर कहते हैं किसको। इलेक्ट्रो अस्थिर उसको कहते हैं, पता है कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज इन रेस्ट। पता है कि इस इलेक्ट्रो अस्थिर में क्या करते हैं कि जो हमारा आवेश होता है ना, आवेश उसको हम अस्थिर रूप में पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में आवेश के बारे में हमेशा हम जो हमारा आवेश यानी चार्ज होगा हमेशा अस्थिर होगा, इसमें वो फॉलो नहीं करेगा। तो विज्ञान की जिस शाखा में अस्थिर धारा के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम अस्थिर विद्युत कहते हैं। कहते हैं कि विज्ञान की जिस शाखा में अस्थिर धारा के बारे में अध्ययन करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, अस्थिर विद्युतिकी कहते हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट कहते हैं। तो इसमें धारा हमारा क्या होगा, अस्थिर होगा। धारा क्या रहेगा, अस्थिर रहेगा। कहता है कि अस्थिर आवेश से केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी अगर आवेश अस्थिर है तो सिर्फ उसमें क्या होगा, विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि बैटरी है, अगर हम बैटरी का एग्जांपल लेते हैं बैटरी का, तो आप लोग देखे होंगे बैटरी, अगर आपके पास सेल है, ये बैटरी है, तो उसमें क्या होता है, धारा अस्थिर होता है ना। जिस तरह से इसमें देखिए आवेश क्या होता है, इसमें आवेश इसमें अस्थिर होता है। अगर आप तालाब की बात करते हैं, अगर तालाब में आप देखेंगे पानी, तो पानी क्या होता है, बोलिए अस्थिर होता है। तो ये आपको अस्थिर आवेश के बारे में हम पढ़ेंगे। वही अगर हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें कहेंगे धारा क्या गतिशील है। तो ये धारा क्या होता है, उसमें गतिशील होता है। यानी सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैट में क्या होगा, आवेश अस्थिर होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें आवेश गतिशील होता है। तो हम यही कहते हैं गतिशील आवेश से विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। गतिशील आवेश से क्या होता है, बोलिए, विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसके पाठ्यक्रम जो है अभी देख लेते हैं। इसके 3 ही मेन जो पॉइंट है पढ़ेंगे हम लोग। 3 इसमें अक्सर यह है, विद्युतीय विभव और क्षेत्र, जिसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड। उसके बाद पढ़ेंगे हम गॉस प्रमेय। उसके बाद पढ़ेंगे धारिता और संधारित्र। अब इसमें देखें, सुने होंगे कभी आना मेरे फील्ड में है ना, कभी मेरे क्षेत्र में आना दिखा देंगे है ना। जो उस समय का जो बात होता है, इस अगर इलेक्ट्रिक ये करंट कहता है कि मेरे क्षेत्र में आएंगे तो हम क्या करेंगे, आपको खींच लेंगे। तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब गॉस प्रमेय क्या कहा था कि आप अगर किसी बंद रूम में हैं तो आपके ऊपर बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी वृक्ष के नीचे हैं, कहीं है खुले क्षेत्र में है, तो उसमें बिजली का क्या क्या प्रभाव होगा वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे संधारित्र के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, इसमें होता क्या है, अगर आप देखे होंगे फैन है आपके घर में, अगर ये फैन है तो फैन क्या होता है, अगर फैन आपका वो स्विच देने पे नहीं चलता है तो अगर आप क्या करेंगे, तो ये संधारित्र अगर बदल देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, कंडेंसर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडेंसर। अगर आप कंडेंसर बदल देंगे तो आपका क्या होगा, फैन ठीक हो जाएगा। तो ये एग्जांपल आपका इसका रहा। तो इससे आगे हम पहले इसमें देखते हैं कि अस्थिर आवेश के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो अगर आवेश कहते हैं किसको है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहले हम आवेश के बारे में जानेंगे। चलिए इसका जो पहला भाग है विद्युतीय विभव और क्षेत्र, इसके बारे में इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले इसमें हम पढ़ेंगे आवेश होता क्या है ना। आखिर आप लोग सुनेंगे आवेश, अगर आपको पता होगा आवेश के बारे में तो हम पहले बता दें कि अगर आवेश होता है क्या। कभी सुने होंगे, अगर कोई लड़का को आप कुर्सी पे बैठा दीजिए और आप प्योर सूती की गमछी होता है ना, गमछी से आप उसको मारते रहिए। थोड़ा देर मारने के बाद अगर दोनों को जाकर उसको छूइए, अगर आप बिना चप्पल का उसको अगर छूते हैं तो आपको क्या लगेगा, झटका लगेगा। इससे पता चलता है कि उसमें क्या हो गया, आवेश उत्पन्न हो गया है। तो ये कहते हैं कि आवेश किसी पदार्थ का वह अवस्था है जिसके कारण उस पर विद्युतीय या चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव होता है। अगर आप उसको छुएंगे तो आपको झटका लगेगा, या उसको ऐसा आवेश, अगर किसी भी अगर वस्तु में आवेश है तो उसका क्या होगा। अगर चुंबकीय का बात करें तो कहते हैं कि समान जो आवेश होता है उसके साथ क्या होता है, प्रतिकर्षण होगा, ये भागेगा। जब एगो में प्लस होगा, एक में अगर माइनस होगा तो ये क्या करेगा, अपने ओर खींचेगा। ये क्या करेगा, इसको खींचेगा। तो कहता है कि ये जो समान आवेश होता है उसमें प्रतिकर्षण और असमान आवेश में आकर्षण करने की शक्ति होती है। तो हम इसके बारे में अभी पढ़े। कहते हैं आवेश को इसको क्यू से हम सूचित करते हैं। इसको क्या करते हैं, आवेश को क्यू सूचित करते हैं, और इसका ऐसा मात्रा कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है। तो आवेश, आखिर इस संसार में आवेश का नाम आया कैसे। तो एक था थेल्स नाम का, जो काफी सदियों पुराना एक वैज्ञानिक थे थेल्स। उन्होंने अपने पुस्तक में लिख के चला गया कि अब बिल्ली का खाल को अगर हम एवोनाइट का छड़ से रगड़ते हैं तो एवोनाइट के छड़ पर कुछ खींचने की प्रवृत्ति होती है। तो वो आखिर कैसे हुआ, उसके बारे में सबसे पहले तो ये आवेश के शब्द का जो प्रयोग है ना, सबसे पहले विलियम, ये जो उसको खींचने का जो शक्ति था उसके बारे में सबसे पहले विलियम गिलबर्ट ने पढ़ा। इन्होंने कहा कि अगर ये शब्द आखिर क्यों खींचता क्यों है, आखिर ये ऐसा इसको क्या गुण है जो ये खींचने की इसकी शक्ति होती है। तो उसको ये इन्होंने नाम दिया कि ये आवेश है। तो उसके बाद डुबे ने बताया कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं ना। ये जो इन्होंने सिर्फ आवेश नाम दे दिया,
जब आवेश नाम इन्होंने दे दिया तब कहा था कि ये जो है डुफे ने कहा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं ना। जब दो प्रकार के होते हैं तो अब कौन सा होता है ये पता नहीं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश के को चिन्ह दिया। तो इन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि एक तो धन होता है, एक ऋण होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा? एक धन आवेश होता है, दूसरा ऋण आवेश होता है। आवेश के बीच लगने वाला बल कूलम ने बताया। जो आवेश के बीच जो बल लगता है ना उसके बारे में कौन बताया? कूलम ने बताया है ना। तो इतना हम इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे आवेशित करने की विधि। कितने आवेशित करने कितनी विधि, अगर किसी पदार्थ में आवेश नहीं है तो उसको हम कितने तरह से आवेशित कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मेथड ऑफ चार्जिंग, कहते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में पढ़ेंगे। कहते हैं किसी अनावेशित वस्तु को तीन विधि से आवेशित किया जाता है। अभी आपको हम कुर्सी का एग्जाम्पल बताएं। अगर कोई व्यक्ति कुर्सी पे बैठा हुआ है, अगर मान लीजिए एक लड़का कुर्सी पे बैठा हुआ है, इसको अगर पीछे से आप गमछी से भौंक रहे हैं, मारते रहिए, कुछ देर मारने के बाद इसमें क्या होगा? आवेश उत्पन्न होगा। तो ये किस विधि से होगा? ये घर्षण विधि से होगा। किस विधि से होगा? घर्षण विधि से होगा। अगर हम कह दिए, आप देखे होंगे कहते हैं कि अगर हम यहाँ पे बाल में कलम को रगड़ते रहें, कलम को रगड़ते रहेंगे, ये कलम को रगड़ते रहेंगे तो आप देखेंगे तो आपसे पतला सा जो कागज होता है वो उड़ जाता है। क्यों होता है? ये घर्षण विधि से। किस विधि से होता है? घर्षण विधि से। क्या होगा? इसमें घर्षण से इसमें आवेश हो जाएगा, कलम में आवेश उत्पन्न होगा, जिससे क्या होता है? कागज उड़ जाता है। अब देखिए घर्षण विधि से हम बता दिए दो एग्जांपल। अब चालन विधि, उसके बाद प्रेरण विधि। इसको कहेंगे हम फ्रिक्शन मेथड कहेंगे, उसके बाद कहेंगे कंडक्शन मेथड कहेंगे और इंडक्शन मेथड कहेंगे इसको। घर्षण विधि, जब दो वस्तु को आपस में घर्षण कराते हैं तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और दूसरा क्या करेगा? त्याग करेगा। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर क्या होगा? ऋण आवेश होगा। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसको क्या होगा? ऋण आवेश। दूसरा वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है जिस पर क्या होता है? धन आवेश। अभी हम बताते हैं, ये कोई मान लीजिए पदार्थ है, इसमें प्रोटॉन और क्या होगा? बोलिए न्यूट्रॉन होगा। उसका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन काम है सिर्फ चक्कर लगाना है ना। जहाँ तक इसको ऊर्जा मिलेगा वहीं वो चले जाएगा ना। जब तक इसको ऊर्जा मिलता रहेगा तब तक ये क्या हो? चक्कर लगाते रहेगा, है ना। ये हमेशा ऊर्जा को पीछे खोजते रहता है। तो ये है इलेक्ट्रॉन के बारे में। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, अगर जो इलेक्ट्रॉन का जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर क्या होगा? ऋण आवेश होगा। जो त्याग करेगा उस पर क्या होगा? बोलिए धन आवेश होगा। तो ये है एक के बारे में पढ़ा है। अभी तुरंत दो के बारे में जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं घर्षण में देखते हैं। घर्षण में अगर इसमें से बहुत सारा आपको ऑब्जेक्टिव आएगा। अगर कहता है बिल्ली की खाल या बाल हो, है ना, हमारा बाल है, यानी कहेगा बिल्ली का बाल के कि शेर का बाल के कि बाघ का बाल के, तो वही है। अब फलालेन का मतलब आप फिनेल का गोली देखे होंगे, कांच देखे हैं, रुई देखे हैं। रेशम का मतलब होता है सिल्क, जो हम लोग को सिल्क का साड़ी आता है, सूट आता है ना, ये सब आता है। रबर हो गया, गंधक हो गया। एवोनाइट का है कि एवोनाइट एक जो बैटरी के अंदर में जो ग्रेफाइट होता है ना, उसी ग्रेफाइट की तरह ये भी एवोनाइट भी होता है। तो अगर कहते हैं कि इसमें क्वेश्चन आता है कि यदि रेशम पर कांच का छड़ रगड़ा जाए, बोलिए रेशम कहाँ है? रेशम यहाँ है। बोलिए कांच कहाँ है? यहाँ है। अगर कहता है कि तो छड़ पर कौन सा, किसके बारे में पूछेगा उसके बारे में देखेंगे। जो ऊपर होगा उसके लिए प्लस होगा, जो नीचे होगा उसके लिए माइनस होगा। तो रेशम से ऊपर कौन है? बोलिए कांच। तो कांच पे कौन होगा? बोलिए धन आवेश। क्या होगा? धन आवेश होगा। उसके बाद देखते हैं, कहते हैं यदि रेशम पर एवोनाइट का छड़ रगड़ा जाए तो रेशम पर, देखना किस पे कर रहा है? रेशम पर कर रहा है। कौन कर रहा है? रेशम पर। देखिएगा जो ऊपर होगा उसके लिए धन आवेश होगा, जो नीचे होगा उसके लिए ऋण आवेश होगा। अगर हम इसमें कह देंगे अगर यहाँ रेशम है और बोलिए यहाँ एवोनाइट है, तो एवोनाइट के लिए कह रहा है, रेशम के लिए कह रहा है, रेशम के लिए कह रहा है। तो बोलिए रेशम ऊपर है कि नीचे में एवोनाइट से? अगर ऊपर है तो धन आवेश। देखिए यहाँ पे नीचे है तो नेगेटिव होगा, ऊपर होगा तो पॉजिटिव होगा, यानी ये भी धन आवेश होगा। इसका क्या होगा? धन आवेश होगा, यानी धन आवेश होगा। तो यहाँ हम इसके बारे में बहुत सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा। अगर कहेगा फिनालेन पर कांच का छड़ रगड़ा जाए तो कांच के छड़ पर कौन आवेश? बोलिए फिनालेन ऊपर में, कांच नीचे में, तो कांच के छड़ पर कौन होगा? निगेटिव होगा, यानी ऋण आवेश होगा। कौन सा आवेश होगा? ऋण आवेश होगा। तो इसके बारे में आप बढ़िया से पढ़ेंगे। अब देखिए फ्रिक्शन मेथड हम देख लिया। अब देखिए हम लोग देखते हैं चालन विधि। चालन विधि में क्या कहता है? किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाने पर या तार द्वारा जोड़ते हैं तो अनावेशित वस्तु क्या होते हैं? आवेशित हो जाते हैं। कहता है कि अगर किसी में आवेश नहीं है, मान लीजिए इस वस्तु में आवेश फुल है और इसमें आवेश नहीं है, अगर इसके हम सटा देंगे या इससे तार हम जोड़ देंगे तो क्या होगा? ये भी आवेशित हो जाएगा। ये भी क्या होगा? बोलिए आवेशित हो जाएगा। अगर इसमें हम मान लीजिए 8 कूलम आवेश है तो इसमें कितना होगा? बोलिए तो इसमें भी कितना जाएगा? 4 ही जाएगा। 4 इसके पास रह जाएगा, 4 इसके पास चला जाएगा, है ना, यानी आधा आधा जाता है। तो वही कहते हैं कि किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं
या तार द्वारा जोड़ते हैं तो अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाता है। इस विधि को चालन विधि कहते हैं। बोलिए इसको हम लोग और क्या कहते हैं, संपर्क विधि भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, संपर्क विधि। यानी हम इसको जब तक संपर्क में नहीं लाएंगे तब तक इसमें आवेश ट्रांसफर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ आवेश है, इसमें हम तार जोड़ दिए, इससे आवेश इसमें भी चला जाएगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 कूलम और -2 कूलम आवेश से आवेशित वस्तु को सटाकर जब हटाया जाएगा तो प्रत्येक वस्तु पर आवेश कितना होगा। अभी मान लीजिए इसमें 6 कूलम है, इसमें -2 कूलम है। बोलिए पहले 2 इसमें ट्रांसफर होगा तो ये होगा प्लस में 0 होगा, है ना, यानी 0 हो जाएगा। 0 अब बचा कितना, इसके पास 4 बचा। 4 को 2 बार बांट, यानी 2 जगह बांटना है तो आधा आधा जाएगा, यानी इसके पास 2 आधा, इसके पास जाएगा तो वही 2 होगा, यानी ये 6 होगा। 6 में से -2 चला जाएगा। बोलिए 4 बचेगा। 4 को 2 भाग बांटना है तो कितना भाग जाएगा, 2 भाग बांट जाएगा, है ना, यानी 2 भाग जाएंगे। इसके बारे में हम और डिटेल्स में पढ़ते हैं। अगर हम मान लीजिए एक के पास 12 है, एक के पास प्लस में 2 है, इसके पास कितना है बोलिए 12 कूलम है, इसके पास कितना है बोलिए 2 कूलम है ना, 2 कूलम है। तो बोलिए अब दोनों के पास कितना कितना है, दोनों को जोड़ लीजिए पहले, कितना होगा 12 2 14। अब 14 हुआ, 14 में 2 बांट लीजिए, कितना होगा 7 होगा, यानी इसके पास भी 7 होगा, इसके पास 7 कूलम, यानी दोनों के पास 7 कूलम होगा। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं। ऑब्जेक्टिव आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा एग्जाम में। अब देखिए क्या है, तीसरा नंबर है प्रेरण विधि। कहता है कि इसमें बिना टच किए इसमें क्या होगा, आवेश उत्पन्न, यानी आवेश क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। कहता है कि जब किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के निकट लाते हैं तो आवेशित वस्तु पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इस विधि को प्रेरण विधि कहते हैं। अगर इसमें प्लस है तो इसमें माइनस हो जाएगा, अगर इसमें माइनस होता है इसमें क्या होता है, प्लस उत्पन्न हो जाएगा आवेश। तो यही कहते हैं बिना सटाए, यानी बिना ये संपर्क में आए क्या होगा, इससे ट्रांसफर हो जाता है आवेश। क्या होता है, विपरीत प्रकृति का आवेश ट्रांसफर हो जाते हैं। अब देखिए कहता है किसी वस्तु को बिना किसी दूसरे वस्तु में स्पर्श कराए किस विधि से आवेशित किया जा सकता है। बोलिए घर्षण विधि में आप क्या करते थे, घर्षण विधि में टच करते थे, है ना। चालन विधि में भी क्या होता था, बोलिए जब चालन विधि हम पढ़ते थे तो उसमें भी आप लोगों को क्या करता ना, सटाना पड़ता था, है ना। या तो आप उसको सटा दीजिए या तो तार जोड़िए तभी जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रेरण विधि में आप अलग अलग वस्तु को रखिए, अलग अलग वस्तु रखिए, फिर भी क्या होगा, आवेश में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये कौन सा विधि होगा, प्रेरण विधि होगा। तो इसको हम प्रेरण विधि के रूप में जानेंगे। तो इसी तरह आपको डेली 12th का हम फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट जो सिलेबस में है उतना क्वेश्चन आंसर हम सोल्व कराते रहेंगे। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें जिससे हम कुछ आगे आपके लिए कर सकें। तो थैंक्स फॉर आज के लिए।